आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी जो है, हिंदी में एक टॉपिक होता है वर्णमाला। इस टॉपिक से 2 नंबर का जो है सीटेट के पेपर में 100% पूछा ही पूछा जाता है और 1-2 नंबर का हिंदी से हर टीचिंग एग्ज़ाम में वर्णमाला से पूछा ही जाता है। वर्णमाला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं। हमारे हिंदी में गद्यांश पद्यांश आते हैं, उसमें उससे रिलेटेड जो है वर्णमाला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग से ग्रामर कोई नहीं पूछी जाती है, जो गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चन बनते हैं उनसे ही पूछा जाता है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए वर्णमाला हमारा, मानव को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, ये हम अच्छे से जानते हैं कि हमें अगर किसी से कोई बात करनी है या किसी को हमसे कोई बात करनी है, हमें किसी से कुछ कहना है, अपने जो हमारे अंदर विचार हैं उसको व्यक्त करने हैं, तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे। बिना भाषा के हम अपने किसी से भी अपनी कोई बात नहीं कह सकते। या तो हम जो है मुँह से बोलकर उस तक अपनी बात पहुँचाएँगे या फिर लिखकर उस तक अपनी बात पहुँचाएँगे। तो लिखना भी भाषा है, लिखित भाषा, बोलना भी भाषा है, मौखिक भाषा, ठीक है ना। तो मानव को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। हम अच्छे से जानते हैं जो भाषा होती है वो वाक्य से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। भाषा किससे मिलकर बनी होती है? वाक्य से। कई वाक्य मिलकर जो है एक भाषा का जो है बनाते हैं, ठीक है। एवं जो वाक्य होते हैं वो सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। भाषा वाक्यों से मिलकर बनी होती है। कई छोटे छोटे वाक्य मिल जाते हैं तो भाषा बनाते हैं। कई छोटे छोटे शब्द, सार्थक शब्द यानी होता है जिनका कोई अर्थ निकले। कई छोटे छोटे सार्थक शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं? कई सार्थक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे भाषा बनती है। तो भाषा का व्यवस्थित रूप अगर देखा जाए तो कौन सा है? सबसे छोटा रूप भाषा का वर्ण है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ध्वनि है, तीसरे नंबर पे शब्द है, चौथे नंबर पे वाक्य है और 5वें नंबर पे पूरा जो है अनुच्छेद भाषा अपनी हो जाती है। ओके, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, कॉमा नहीं लग पाया। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण तथा ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर कहलाता है। देखिए ध्वनि यानी होता है आवाज़ का लिखित रूप। अगर हम किसी को भाषा को अपनी लिख के किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो जो लिख रहे हैं भाषा का जो छोटा रूप होगा वो वर्ण कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर हम बोलकर उसको बता रहे हैं तो भाषा का सबसे छोटा रूप अक्षर कहलाएगा, ठीक है। एवं वर्णों के व्यवस्थित मेल को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, हमने सबसे ऊपर जो है वर्णमाला टॉपिक को पढ़ा था। तो वर्णमाला क्या होता है कि वर्ण का जो मेल होता है ना, वर्णों के मेल को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों की जो मेल होता है उसको वर्णमाला कहा जाता है। नीचे चलते हैं हम। जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनको तोड़ नहीं सकते वो अक्षर कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि लिखा हुआ है अपना क, ठीक है ना। ये क्या है? आप ही कहोगे ये वर्ण है, ठीक है ना। ये क्या है? वर्ण है, बिल्कुल सही है, वर्ण है। लेकिन ये वर्ण है, क्या इसे तोड़ सकते हैं? क्या ये का को और छोटा करके लिख सकते हैं? चलिए पहले हम ये देखते हैं कि ये लिखा है क र, ठीक है ना। क्या इसको हम और छोटा करके लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। क प्लस र, क अलग हो गया, र अलग हो गया, ठीक है ना। अब मान के चलो अगर मात्र ये ही लिख दिया क, क्या इसे और छोटा करके लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क प्लस अ, क,
इससे मिलके ही तो बना है ना। को किससे मिलके बना है? को अ का, क अ का, ठीक है ना। तो ये जो हो गया ना, इसे इसे अक्षर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? अक्षर। क्योंकि जो अब का ये रूप जो बन गया है, इसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अक्षर हो गया। तो क्या है? जिस वर्ण के कभी खंड नहीं होते उन्हें अक्षर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि, यानी आवाज़। किस में? उच्चारित रूप में, ठीक है ना। उच्चारित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। अगर हम बोल रहे हैं तो, ठीक है ना। जबकि लिखित रूप में अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वर्ण है, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और अगर लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई देखी जाए तो वर्ण। ओके। क्योंकि देखो कैसे चलता है भाषा के, भाषा हो गई। भाषा किससे मिलके बनी है? वाक्यों से। वाक्य किससे मिलके बना है? शब्दों से। शब्द किससे मिलके बना है? वर्णों से, ठीक है ना। कई वर्ण आ ई उ ए ऐ अंग आ इनसे मिलके शब्द बने, ठीक है ना। जैसे जैसे कि म न से मिलके अमन बना हुआ है। न म का से मिलके ऐसे कई वर्णों से मिलके शब्द बना हुआ है। और कई शब्दों से मिलके वाक्य बने हुए हैं। कई वाक्यों से मिलके जो है पूरी अपनी बात बनी हुई है, पूरी अपनी भाषा बनी हुई है, ठीक है। तो ये तो लिखते टाइम की बात हो गई। वर्ण अगर लिख रहे हैं तो लिखित रूप सबसे छोटा हो गया वर्ण। लेकिन अगर उच्चारित रूप की बात अगर होती है तो सबसे सबसे छोटा जो होता है भाषा का रूप वो होता है। देखिए, भाषा, भाषा वाक्यों से मिलके भाषा बनी है, शब्दों से मिलके वाक्य बने, और ये ध्वनि हो जाएगी। जैसे कि हमने इधर पढ़ा हुआ था, देखिए ऊपर, ये देखिए, वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, भाषा, ठीक है ना। अगर ये पूछ लिया एग्जाम में कि भाषा का लिखित सबसे छोटा रूप कौन सा है, तो आप वर्ण पे टिक कर दीजिएगा। भाषा का उच्चारित सबसे छोटा रूप कौन सा है, तो आप ध्वनि पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। सबसे छोटा, और ठीक है ना। क्या है? रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। एवं भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। अब देखिए, इसमें 3 सबसे छोटी इकाइयों की बात हो गई। अगर ये पूछा जाए कि उच्चारित रूप में सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई वर्ण, सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? पूर्ण निश्चित जो व्यवस्था होती है उसको व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों का समूह वर्णमाला कहलाता है, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 11, मूल वर्ण कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, टोटल 44 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है ना। ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि 11 स्वर होते हैं। आ ई उ ए ऐ अंग आ, ऐसे 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, का खा 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 चा छा, ठीक है ना। तो टोटल 11, 33 टोटल मिला के जो है 44 वर्ण होते हैं इसमें। ओके, नीचे चलते हैं हम। सॉरी, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। स्वर और व्यंजन। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला का तीसरा भाग, देखिए वर्णमाला का तीसरा भाग भी होता है, इसको आयोग भाग कहते हैं। आयोग भाग को वर्णमाला का तीसरा भाग कहते हैं। आयोग भाग के बारे में भी हम नीचे पढ़ेंगे। पहले हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। स्वर क्या होता है? देखिए, पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो आज हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला में, आज हम ओनली स्वर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्यंजन के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम पूरा विस्तार से, पूरा डीप से व्यंजन को समझेंगे। आज हम स्वर को समझते हैं, ठीक है ना। तो स्वर क्या है?
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ से अ तक। ठीक है ना। ऐसी ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। ठीक है ना। जो वो कहने का मतलब है जो किसी से मिलकर नहीं बनी है, मतलब स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण किया जाता है वे स्वर कहलाती हैं। जैसे कि स्वर कितने हैं टोटल? स्वर हैं अपने टोटल अ से लेके अ तक। स्वर के दो प्रकार होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, स्वरों में भी टाइप होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है ना। संस्कृत में स्वरों का तीसरा भाग, देखिए ये जो है इसको स्टार कर लेना, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये अलग से बात हो ली है ये कि अगर संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में स्वरों के तीन भेद होते हैं। हिंदी में स्वरों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। संस्कृत में स्वरों के तीन भेद होते हैं। तीसरा भेद कौन सा होता है? प्लूत। ठीक है ना। जो वेदों में प्रयुक्त होता है, जैसे कि ओम। ओम लिखा जाता है ना, जैसे कि देखिए ओम ऐसे लिखते हैं, ओ ओड़। ठीक है ना। इस टाइप का ओम लिखते हैं। तो जो ये होता है ना, यही होता है प्लूत। ये संस्कृत का एक तरीके का स्वर होता है। ठीक है। तो फिलहाल हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी में स्वरों के प्रकार सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो है क्या है? इन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। यह स्वर एक मात्रिक स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ऐसे स्वर जिनको बोलने में जो है हमारा टाइम ज़्यादा खर्च नहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा सा समय खर्च होता है उनको बोलने में। ठीक है ना। बहुत ही कम समय खर्च होता है, थोड़ा समय खर्च होता है, इसलिए इसका एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है ह्रस्व स्वर को। तो ये इनके ये कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ये। ठीक है ना। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए इन्हें एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इनके कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। मात्रिक स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, और ह्रस्व स्वर भी इन्हें बोला जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋषि। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ। ठीक है ना। और ये छोटा ऋषि रहता है, बड़ा इस टाइप का रहता है। देखिए ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है बड़ा वाला। ठीक है ना। और ये छोटा है, ये मात्र ऐसे है। ओके। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं, जो स्वर में ये जो छोटे छोटे रहते हैं, ये सारे ह्रस्व स्वर में आ जाते हैं। इन्हें मात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है। लघु स्वर यानी अभी हमने ऊपर पढ़ा है ह्रस्व स्वर। लघु स्वर यानी हमने क्या पढ़ा है? सॉरी, क्या हो गया है? लघु स्वर अभी हमने पढ़ा है ह्रस्व स्वर। ठीक है। तो इनसे 2 गुना समय किस में खर्च होता है? अपना दीर्घ स्वर में। ठीक है ना। समय लग जाता है, अथवा इन्हें क्या बोलते हैं? दो मात्रा का समय इनमें खर्च होता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है द्विमात्रिक स्वर। क्या बोलते हैं इन्हें? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, मिश्रित स्वर बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं, संधि स्वर, गुरु स्वर, इतने नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन से स्वर? गुरु स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर, द्विमात्रिक स्वर। ये गलत लिखा हुआ है, द्विमात्रिक होगा। ठीक है। जैसे कि इनकी संख्या कितनी होती है? ये 7 प्रकार के होते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए कि नहीं हो गए? 11 टाइप के स्वर रहते हैं, जिनमें से 4 होते हैं ह्रस्व स्वर और +7 होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है ना। टोटल कितने होते हैं? 11 स्वर, 11। तो ये 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप के कौन कौन से होते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये किसी ना किसी से मिल के बने हैं। ठीक है ना।
ये अकेले देखो, जो हास्य स्वर थे उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, वो और ज़्यादा टूट टूट ही नहीं सकते। लेकिन इनको क्या है, इन्हें तोड़ा जा सकता है। इनको एक से, जैसे कि बड़ा है तो इसको तोड़ के और छोटा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाता है देखिए, इसमें बताया गया है। बड़े आ को तोड़ के देखो, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन गया, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन गई, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। ठीक है ना, दीर्घ स्वर हो गई। ठीक है ना, दी ये देखिए, ये है संयुक्त स्वर इतने। आ ई मिलके ए बन गया, आ ऊ मिलके औ बन गया, आ ए मिलके ए बन गया, आ औ मिलके औ बन गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, इनको तोड़ा जा सकता है और ज़्यादा, इसलिए ये दीर्घ स्वर बोले जाते हैं। इनको बोलने में दो जो है, दो मात्रा का समय अपना व्यतीत होता है। दो मात्रा का समय कैसे व्यतीत हो रहा है, देखिए हमारा, कि हमको जैसे बोलना है ए, तो हमें कैसे बोलना पड़ेगा, ई। ए को बोलने के लिए जो हमारे मुंह से निकल रहा है वो प्लस ई निकल रहा है, तब ए बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जिनको बोलने में दो मात्रा का समय खर्च होता है, वो दीर्घ स्वर होते हैं। और जो हमारा हास्य स्वर था, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। आ यू, आ छोटा छोटी छोटा ऊ, और ये छोटा ऋषि, इसको क्या है ना, इसको और तोड़ के छोटा नहीं लिखा जा सकता। ये वैसे ही बहुत छोटा रूप है वर्ण का। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं कि जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों का व्यंजन विभाजन। अभी तक हमने स्वरों का विभाजन किया था, ठीक है ना, हिंदी के अनुसार। अब हम जीव के अनुसार स्वरों का विभाजन करेंगे। देखिए, जीव के अनुसार स्वर होते हैं कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। पक्ष स्वर, ठीक है ना। अग्र स्वर यानी आगे वाले, मध्य स्वर यानी पीछे वाले, वो बीच वाले, और पक्ष स्वर यानी पीछे वाले। देखिए, अग्र स्वर को हम पढ़ेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग एक्टिव होता है। देखिए, जब हम बोलते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय जो हमारे जीव होती है, जो हमारी जीवा होती है ना, ये इसके आगे का जो भाग होता है वो एक्टिव हो, उसको अग्रस्वर बोलते हैं। देखिए, आप लोग बोल के देखिएगा, छोटा ई, बड़ा ई, ए और आए, इसको बोलते समय आपकी जो जीभ, आगे की जीभ होगी ना, वो आपके आपके दांतों को छुएगी। आगे की जीभ बहुत एक्टिव करेगी, बहुत एक्टिव रहेगी आगे की जीभ, तो इन्हें अग्रस्वर बोलते हैं। ई, बड़ी, ए, आए। मध्य स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग एक्टिव रहता है। मध्य भाग यानी बीच का भाग, ठीक है ना, जिस पर छोटे छोटे हल्के हल्के पॉइंट से रहते हैं ना, बीच का भाग होता है जीभ का, वो एक्टिव होता है। जैसे कि बोलेंगे तो हमारी जीभ का जो बीच का भाग होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। ठीक है ना, बोल के देख लीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। पक्ष स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग जो है वो एक्टिव हो, जीभ के पीछे का भाग एक्टिव रहता है, वो पक्ष स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, ऊ, ओ, आओ, इसको अगर आप लोग बोल के देखेंगे तो आपके जीभ के जो पीछे का भाग है उस पर ज़्यादा प्रेशर जाएगा। अब देखिए, ये इनको याद करने का एक ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं। ट्रिक, क्या ट्रिक है, देखिए, ये पूरी ट्रिक है, हम याद करेंगे। आ के मध्य ईख, यहाँ पे ईख आएगा, ठीक है, ईख लिख लेना। आ के मध्य ईख इमली के आगे ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बच्चे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। देखिए, आ के मध्य मतलब आ मध्य में आता है। आ के मध्य ईख इमली के आगे, आगे का कौन कौन सा है, ईख इमली के आगे ऐनक एड़ी जोड़ो। ये ऐनक एड़ी और ईख इमली जो अग्र स्वर में आते हैं, ठीक है। शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो, शेष जो भी बच रहा है वो उसको सबको पीछे छोड़ दो, यानी पक्ष स्वर में वे सब चले जाएंगे। आ के मध्य ईख इमली के आगे ऐनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे को बंधु मेरे पीछे छोड़ो। ओके, ये है ट्रिक याद करने की, आप लोग ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आयोग बहा, देखिए, आयोग बहा हमने बताया था ऊपर, देखिए मैंने बोला था इसके बारे में पढ़ाएंगे, कहाँ गया,
ये रहा। वर्णमाला का तीसरा भाग आयोग भाग कहलाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्णमाला में देखो 11 तो स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, तो टोटल 44 वर्ण होते हैं। एक तीसरा भाग भी होता है वर्णमाला में जिसे आयोग भाग कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम आयोग भाग के पास आ गए हैं। तो क्या है ये आयोग भाग, कहाँ गया, ये रहा। आयोग भाग दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आयोग भाग वर्ण? दो प्रकार के। अब होते क्या है आयोग भाग वर्ण, हम ये देखेंगे। आयोग भाग वर्ण दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। कौन कौन से टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी अंग और अह। देखिए, स्वर 11 स्वरों की बात हुई है। ओके, 11 स्वरों की बात हुई है। तो 11 स्वर कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, ठीक है ना। ये 11 स्वरों की बात हुई है। ऊपर जो हमने हमारे स्वरों की बात हुई है 11 स्वरों की, वो इनकी हुई है। अब दो और होते हैं ना, अंग और अह खाली। अंग से अंगूर, अह खाली, ये दो होते हैं ना, जो अंग से अंगूर, अह खाली, ये आयोग भाव होते हैं, ठीक है ना। ये जो दो होते हैं लास्ट के, अंग अह, ये आयोग भाव होते हैं। जो अंग होता है उसको अनुस्वार बोला जाता है, जो अह होता है, खाली, उसको विसर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। तो आयोग वह वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। देखिए, अंग आह स्वर के साथ ही तो प्रयुक्त हो रहे हैं, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, यह सदैव दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं, लेकिन ये किस स्वर में आते हैं? दीर्घ स्वर में होते हैं, ये हमेशा दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका जो है तोड़ के विखंडन हो सकता है, इसलिए ये हमेशा दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, आयोग वह वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद होता है। देखिए, ये भी हम अच्छे से जानते हैं कि अंग और आह, अभी मैंने आपको बताया, ये जब पूरे स्वर 11 स्वर आ जाते हैं उसके बाद ये अंग और आह, अंग से अंगूर, आह खाली, ये आता है, ठीक है ना। अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका से होता है। अब देखिए, अनुनासिक शब्द पे आ जाते हैं। अनुनासिक शब्द ये होता है, जो चंद्रबिंदी होती है ना, इसको इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है ना। एक तो अंग आहा हो गया, एक जो चंद्रबिंदी भी होती है, इसको भी इसमें जोड़ा गया है, लेकिन गिना नहीं जाता, ठीक है ना। अनुनासिक, अगर अनुनासिक पूछ लिया जाता है आपसे कि अनुनासिक होता क्या है, तो अनुनासिक वर्ण जो होता है उसका उच्चारण मुख और नाक से होता है। अनुनासिक वर्ण ना तो ह्रस्व स्वर होते हैं और ना ही दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना। ये अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, ये तो ना ह्रस्व स्वर होते हैं ना ही दीर्घ स्वर होते हैं। अनुनासिक वर्ण ये होते हैं जैसे कि ण, न, ठीक है ना, म, ये जो क क खी की होते हैं ना, इनमें जो क ख ग घ, इनमें जो लास्ट में जो पंच वर्ण होते हैं, इन्हीं को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। मैं आगे आपको इसको डिटेल में इसको भी समझाऊंगी, अभी आप बस इतना देख लीजिए कि अनुनासिक वर्ण का उच्चारण मुंह से और नाक से होता है, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये तो ना तो ह्रस्व स्वर होते हैं ना ही ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब जैसे कि मान के चलो, इनकी बात हो रही थी ना कि ये हमेशा दीर्घ में आते हैं, ठीक है ना। आयोग वह हमेशा दीर्घ में आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं, लेकिन उन्हें उसमें काउंट नहीं किया जाता ना। तो ऐसी इसकी बात हुई है कि ये कुछ नहीं होते, ना दीर्घ होते हैं ना ही ह्रस्व होते हैं। अब क्या है, इन्हें केवल नाक से उच्चारण के कारण नासिकीय ध्वनि भी कहा जाता है। जो अनुनासिक वर्ण होते हैं ना, ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? नासिक्य ध्वनि भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए, आगे अब कुछ नहीं है, स्वर यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आज हमारे स्वर जो है, आज के लेक्चर में हमारे स्वर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगी, जल्द ही बनाऊँगी, उसमें मैं आपको व्यंजन जो है कंप्लीट करवा दूँगी। उसमें हम जो है स्वरों जी अनुनासिक के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। व्यंजन में आपके कंप्लीट करा दूँगी, जिसमें हम अनुनासिक के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और हमारे व्यंजन कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही हमारी जो है वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। ओके, वर्णमाला जो हमारा टॉपिक हमने लिया था, एक इसमें से पेपर में 1 या 2 नंबर का आराम से फंसता है, आराम से आता है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज मैंने आपको काफ़ी डीप तरीके से स्वरों के बारे में समझाया है, और आप इसको पढ़िए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है ना। तो
इतना स्वरों के बारे में आज मैंने आपको समझाया। कल मैं आपके लिए व्यंजन की वीडियो लेकर आऊँगी, उसको भी काफ़ी डिटेल से समझाऊँगी। ओके दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि वो भी वर्णमाला को जो है काफ़ी गहराई से, काफ़ी अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।